अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने स्टार्ट किया था कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम नाम देते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर और उनकी नेचर के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कोलेगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। अब अगर आप इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखें तो कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट वाज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने देखी थी कि वेपर प्रेशर जो है वो क्यों लो होता है। अब बेसिकली वो जो प्रॉपर्टी है ना, दैट इज़ द मेन प्रॉपर्टी, और अगर आप वो प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आपके लिए समझना आसान हो जाएंगी। आज हम जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेट होना या बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, तो इसको भी हम कोलेगेटिव प्रॉपर्टी का ही नाम देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों एलिवेट करता है। अगर आपको याद हो तो हमने ये बात पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। अब चूंकि कल हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज़ हो जाता है, और वेपर प्रेशर के डिक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ द मेन रीज़न फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपको याद है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर at which a vapor pressure of given liquid become equal to the external pressure is known as boiling point। इसको हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, कि जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल प्रेशर के, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की होती है तो एडिशन ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, एलिवेट कर जाता है। अब अगर आप इसके अंदर जो है वो देखें तो आपके पास जो चीज़ आती है रीज़न फॉर द इंक्रीज इन बॉइलिंग एक्सप्रेशन, कि बॉइलिंग एक्सप्रेशन या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्यों इंक्रीज कर जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज करने की जो मेजर रीज़न है, द हायर द कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट, जितनी सोल्यूट की कंसनट्रेशन आप बढ़ाएंगे द ग्रेटर विल बी द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर जो है वो उतना कम होता जाएगा, और वेपर प्रेशर जितना कम होगा हैंस हायर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना एलिवेट कर जाएगा। ये जो डेल्टा टी बी है इसको हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट किया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी आपने पढ़ी थी, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और उसी के जरिए से आप जो है ये सारा रिलेशन जो है निकाल सकते हैं। इसी के अंदर फिर एक आता है मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपको नोट्स के ऊपर मिल जाएगा कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है। मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बेसिकली हम कहते हैं कि अगर आपके पास 1 मोल सल्यूट हो और आपने 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर उस सल्यूट को ऐड किया हो, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना एलिवेट होगा, जितना बढ़ेगा, उसको हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो कहते हैं, और ये हर एक सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होता है। नेक्स्ट अगर आप इसमें मूव करें तो आगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का मेजर करें तो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ये होता है कि शुरू के अंदर फॉर एग्जांपल उसका वेपर प्रेशर इनिशियली सॉल्वेंट का यहाँ पर है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और इस टेम्परेचर के ऊपर जाकर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। अब जिस टेम्परेचर और एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ उस टेम्परेचर को हम कहते हैं दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये आपके पास जो है वो प्योर सॉल्वेंट का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब अगर ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है तो अब आप इसके अंदर क्या करें, आप इसके अंदर ऐड कर दें सल्यूट। जब आप सल्यूट ऐड करते हैं तो बाय एडिंग सल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर कम हो गया, पहले ए पॉइंट पे था अब ये सी पे आ गया। अब अगर आप इसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इस टेम्परेचर के ऊपर जाकर एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर बराबर होंगे, जिसकी वजह से नया बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये आपके पास जो है वो सोल्यूशन का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है।
और जब आपके पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो सोल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को आप नोट करें तो ये पहले से बढ़ चुका है, और ये जितना इनके अंदर फ़र्क आया इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। देन इसके बाद अगर हम मेजरमेंट की बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को किस तरीके से मेजर किया जा सकता है, तो इसके लिए एक मेथड है जिसको हम कहते हैं लैंड बर्जर्स मेथड। ये लैंड बर्जर्स मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं, और इसके ऑपरेटर्स को सिर्फ आपने याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसके अंदर जो है 4 मेजर पार्ट्स हैं, एन इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब, अ बॉइलिंग फ्लास्क, एन आउटर ट्यूब एंड अ थर्मोमीटर विच कैन रीड अप टू 0.01 केल्विन। ये जो थर्मोमीटर होता है इसको जो है वो बेकमैन थर्मोमीटर कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जो कि बहुत ही माइन्यूट चेंजेस अगर आएंगी इसके अंदर टेम्परेचर में तो उनको ये नोट कर सकता है, इसलिए इस थर्मोमीटर को बेकमैन थर्मोमीटर को जो है वो नाम दिया जाता है। तो ये वाला थर्मोमीटर जो है वो इसके अंदर यूज़ होता है। इसके ज़रिए से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। ज़रा इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाए। तो ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एक इनर ग्रेजुएटेड ट्यूब है जिसकी मदद से आप जो है वो मेजरमेंट करते हैं। ये आउटर ट्यूब है जो कि बाहर वाली ट्यूब है। इसके अलावा जो है यहाँ से सॉल्वेंट के वेपर्स आते हैं जो कि हीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हमने जो है वो प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर जो है वो लिया हुआ है ये वाला। तो ये जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट नोट करना चाहते हैं तो इन सॉल्वेंट वेपर्स की मदद से पहले इसको बॉयल किया जाएगा और बेकमैन थर्मोमीटर से आप इसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो टेम्परेचर आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, उसको आप क्या देते हैं T1। ये आपके पास जो है वो पहला बॉइलिंग पॉइंट है जो कि प्योर सॉल्वेंट का है। अब आप क्या करें, अब आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर दें सल्यूट। जब आप इसके अंदर सल्यूट ऐड करेंगे तो बाय एडिंग द सल्यूट ये सोल्यूशन बन जाएगा। इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोबारा से आप मेजर करें और वहाँ से आप जो है एक नया टेम्परेचर नोट करेंगे जिसको हम कह सकते हैं T2। अब यहाँ सर आपको पता चलेगा कि जो T2 है दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड T1 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ये पहले से बढ़ चुका होगा। इस जरिए से आप जो है मालूम कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना हुआ है। तो ये हमारे पास मेथड है जिसको लैंड बर्जर्स मेथड कहा जाता है। देन इसके बाद एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। जैसे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सिमिलरली जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं किसी भी सॉल्वेंट के वो पहले से कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज, फ्रीजिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन हम करते हैं वो हमारे पास है, फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच its solid and liquid phases coexist having same vapor pressure। तो ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड और सॉलिड स्टेट कोएग्जिस्ट करती है और उनका वेपर प्रेशर सेम होता है। इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। जब आप एडिशन करते हैं सल्यूट की इन सॉल्वेंट, वो डिक्रीज करता है वेपर प्रेशर, दस डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट, और उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी डिप्रेस हो जाता है। तो अब इसकी अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो इसकी डिप्रेशन भी जो है वो सेम उसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि जितना ज़्यादा आप सल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर एक कांस्टेंट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और ये जो मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है दिस इज आल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, और इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल वैसे ही होगी कि अगर आप 1 मोल सल्यूट डालें 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर तो जितने डिग्री सी उसके फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर कमी आती है उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर की आप देखें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सी। अब 0 डिग्री सी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, बट अगर आप उसके अंदर कोई सल्यूट ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल 1 मोल आपने उसके अंदर यूरिया ऐड कर दिया या 1 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया, तो जब आप ये ऐड करेंगे तो अब जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आएगा -1.86 डिग्री सी किलोग्राम पर मोल। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 1.86 डिग्री सी की, दिस इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये वाटर का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाएगा, और इससे पता चलता है कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले से डिप्रेस हुआ है, पहले से कम हो गया है।
देन अगर आप इसको भी जो है वो देखना चाहें कि किस तरीके से इसकी मेजरमेंट होती है, तो इसकी मेजरमेंट के लिए हम एक अपरेटस इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं बैकमैन्स मेथड। अब बैकमैन्स मेथड जो है इसका इस्तेमाल करके हम जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए भी सिर्फ आपने अपरेटस को अंडरस्टैंड करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है। तो अपरेटस के अंदर 3 पार्ट हैं, अ फ्रीजिंग ट्यूब, एन आउटर लार्ज ट्यूब, अ लार्ज एयर जार कंटेनिंग अ फ्रीजिंग मिक्सचर। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये इसकी इनर ट्यूब है जिसके अंदर आपने फ्रीजिंग करवानी है, ये बाहर वाली ट्यूब है और फ्रीजिंग मिक्सचर इसके अंदर पड़ा होता है। अब जब आप इसकी फ्रीजिंग करवाते हैं तो पहले नंबर पर आप प्योर सॉल्वेंट लें और उसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करेंगे। देन उसके बाद जो है वो आप उसका सोल्यूशन बनाएं और सोल्यूशन बनने के बाद आप उसका दोबारा से फ्रीजिंग पॉइंट नोट करें तो आपको पता चलेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट पहले से कम हो चुका है, इसलिए हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है वो आप देखें, ग्राफ के अंदर आपको नजर आएगा कि ये आपके पास अगर प्योर सॉल्वेंट है, फ्रोजन सॉल्वेंट है, तो उसका जो सॉलिड और जो उसकी वेपर स्टेट है उन दोनों का यहाँ पर आकर जो है वेपर प्रेशर सेम हो रहा है, यानी कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट का यहाँ पर वेपर प्रेशर था, तो ये था उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो कि प्योर सॉल्वेंट का था। अब अगर आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं कोई भी सल्यूट, तो सल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाता है, कम। पहले यहां पर था, अब ये पहले से कम हो गया। कम होने की वजह से जो है वो आपके पास जो है वो मजीद इसके अंदर जो है वो आता जाएगा और अल्टीमेटली जब आप इसको यहां पर लेकर आएंगे तो अब इसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो चुका होगा, जिसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी पहले से डिप्रेस हुआ है। इसके बाद जो है आगे कुछ सॉल्वेंट्स और उनके बॉइलिंग पॉइंट और उनके KB और KF की वैल्यूज़, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यूज़ गिवन है। इनमें से वाटर की आपने लाजमी याद करनी है, इसके अलावा ईथर की याद कर लें, तो 2 एग्जाम्पल्स जो है वो काफ़ी होती हैं। देन अगर हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो इनकी एप्लीकेशंस ये हैं कि इनके ज़रिए से बनाए जाते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स। व्हाट आर एंटी फ्रीजिंग एजेंट? एंटी फ्रीजिंग एजेंट गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि गाड़ियों के रेडिएटर में जो पानी है वो सर्दियों के अंदर फ्रीज ना हो। जैसे आपको पता है कि हमारी गाड़ियों जो हैं उनके अंदर पानी जो है रेडिएटर के अंदर डाला जाता है ताकि इंजन को ठंडा किया जा सके। अब ऐसे एरियाज जहां पर टेम्परेचर माइनस के अंदर चला जाता है, जैसे कि आजकल जो है वो अगर हम देखें तो स्कर्दू वाली साइड पे जो है वो टेम्परेचर -11 तक चला गया है। अब इस सूरत में अगर आप गाड़ी के रेडिएटर के अंदर नॉर्मल पानी ऐड करेंगे तो वो 0 डिग्री सी पे फ्रीज हो जाएगा, जो कि गाड़ी के लिए नुकसानदेह है। इसके लिए फिर ऐड किए जाते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जैसे कि एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल, नॉन वोलाटाइल होता है। आप इसको ऐड कर दें, ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो उसकी वजह से वाटर जो है वो गाड़ियों के रेडिएटर के अंदर फ्रीज नहीं होगा। सिमिलरली लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इसी तरह से साल्ट ऐड किए जाते हैं ताकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो सके। इसके लिए भी क्या किया जाता है, तो अक्सर मरी वाली साइड पर जाएं तो जब वहाँ पर जो है बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ को सड़कों से हटाने के लिए जो है वहाँ पर नमक फेंका जाता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप आइस के ऊपर नमक फेंकते हैं तो वो सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नॉर्मल आइस से कम हो जाता है, जिसके नतीजे में जो है वो बर्फ़ पिघल जाती है और सोल्यूशन की फॉर्म के अंदर जो है वो चली जाती है। तो इस तरीके से जो है वो हम ये काम भी करते हैं और इस अमल को हम कहते हैं कि ये लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। और सिमिलरली हम बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करके भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम ले सकते हैं और इस अमल को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अगर आप नोट्स के ऊपर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, तो तकरीबन 28 तक जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन उसमें बनेंगे, 20 से लेकर 28 तक। तो ये आलमोस्ट कोई 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो, बल्कि नहीं 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे तरीके से नोट्स के ऊपर से याद करना है। अगर कोई इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा तो कल इंशाल्लाह जो क्लास होगी मैं उस क्लास के अंदर इनके क्वेश्चंस आपको जो है आंसर कर दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।